नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब इंस्पेक्टर के लिए स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारी सेकंड क्लास होगी। और लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, यानी कि सहकारी समिति क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कि हमने आपको वहां पर बताया था कि जब एक ही प्रकार के लोग एक समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने प्रकार की हो सकती हैं, हमने आपको वहां पे ये भी बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इसके साथ में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर हिंदी में बात करें तो उत्पादन सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, क्रेडिट सहकारी समिति, हाउसिंग सहकारी समिति और एक मार्केटिंग सहकारी समिति। 5 प्रकार की समिति के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा भाई। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में सहकारिता आंदोलन, यानी कि भारत के अंदर सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट कब आया और विश्व के अंदर सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत किस देश से हुई, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में अगर हम बात करें 1904, भारत के अंदर सबसे पहला कंसेप्ट 1904 में आया था, अभी डिस्कस करेंगे। और 2011 तक, 1904 में भारत में पहली बार कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट आया था और 2011 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे 2011 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 2011 तक आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जितनी भी हमारी क्लासेज होंगी, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी 9 से 10 क्लासेज होंगी, इसलिए आप हमारे से लगातार जुड़े रहें, ठीक है। तो आज की क्लास में डिस्कस करते हैं भाई सहकारिता आंदोलन। भाई कॉपी पेन उठा लीजिए भाई, साथ साथ में नोट करेंगे और जो आपको बताया जाए वही चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है भाई। शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है या फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट है, किस देश के अंदर आया, किस देश के अंदर आया। सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे भाई, सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी किस देश के अंदर आई। तो आपको क्या लिखना है भाई, इंग्लैंड। भाई क्या लिखना है, यानी कि यूरोप में आई थी भाई। और यूरोप में कौन सा देश था भाई, इंग्लैंड भाई। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि सबसे पहले विश्व में कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट कहां पर आया था। तो भाई यूरोप के अंदर भाई, इंग्लैंड में आया था भाई। अब बात करते हैं भाई भारत में पहली बार कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कब हुई। तो सबसे पहला जो अधिनियम बनाया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट एक्ट 1904, या फिर हिंदी में बात करें तो सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 भाई, ठीक है भाई। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत में कब आई भी, तो हम अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या करेंगे, 1904 भाई। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत के अंदर किस राज्य में आई, तो आपके पास पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक भाई। क्या हो जाएगा, कर्नाटक आपका आ जाएगा। कर्नाटक में सहकारी समिति सबसे पहले कब आई भाई, 1905 में। जैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट एक्ट 1904 में लागू हुआ, उसके 1 साल के बाद कर्नाटक ने अपनी पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। किसके तहत, इस अधिनियम के तहत उसका निर्माण किया भाई। 2 से 3 क्वेश्चन हुए भाई, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे और साथ में कंप्लीट हिस्ट्री भी बताएंगे, ठीक है। इसके बाद कहा जाए तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट एक्ट है, ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, इसके लिए कौन सी समिति का गठन किया गया। तो इसके लिए जो समिति जो गठन की गई थी, सर एडवर्ड समिति का गठन किया गया। कब किया गया भाई, 1903 के अंदर भाई। 1903
1901 के अंदर भाई। 1903 में इसने अपने की क्या की भाई, रिपोर्ट पेश की, और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट एक्ट 1904 को पास किया, और भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक वैध आइडेंटिटी यानी कि लीगल आइडेंटिटी मिल पाई भाई। ठीक है भाई, तो आपको क्लियर हुआ भाई। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भारत में कब आया, 1904 में आया भाई। सबसे पहले किस देश में आया, इंग्लैंड में आया था। भारत में सबसे पहले किस राज्य के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी भाई, तो कर्नाटक में। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 है वो किस समिति की अनुशंसा के ऊपर आया था, सर एडवर्ड समिति की अनुशंसा के साथ भाई। ठीक है भाई, क्लियर है भाई, आगे की तरफ बढ़े। अब इसके बाद आता है कि जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जब एक समान प्रकार के लोग एक समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी हम कहते हैं। लेकिन ये एक्ट ज्यादा लागू नहीं हो पाया भाई। इसमें देखिए भाई, क्रेडिट यानी कि लोन देने की बात थी, लोन के अलावा इसमें कोई भी बात नहीं हुई थी। इसके अलावा जैसे कि प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका हम निर्माण नहीं कर सकते, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका निर्माण नहीं कर सकते, केवल लोन देने के ऊपर था। तो इसके ऊपर, और इसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे नियम थे जो क्या कर रहे थे, इसकी प्रोग्रेस को रोक रहे थे, इसलिए ये एक्ट ज्यादा लागू नहीं हो पाया। 1904 से लेकर 8 साल तक इसने कार्य किया, 1912 तक, लेकिन इसको फेल माना गया भाई। क्या माना गया, इसको फेल माना गया। अब हम डिस्कस करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 भाई। इसके बाद हमारा दूसरा एक्ट कौन सा होगा भाई, 1912 का। पेपर में पूछा जाता है कि पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब आया, तो आपको लिखा जाता है 1905, 1906, 1907, 1904। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1904। लेकिन जब आपके ऑप्शन में 1912 हो, पूछा जाए कि हरियाणा ने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब आया, तो ऑप्शन के अंदर जब 4 ना हो तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जितने भी एक्ट हैं उसी के हिसाब से आपको सभी को याद रखना है कि कितने एक्ट हमारे पास हुए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, इसने क्या किया भाई, जो पहले जो एक्ट था 1904 का, उसको इसने क्या कर दिया भाई, इसके अंदर कुछ सुधार किए। इसके अंदर जहां पे वर्ड क्रेडिट था, जहां पे ऋण था, ऋण समिति थी, इसको चेंज कर दिया क्रेडिट प्लस के नॉन क्रेडिट, क्रेडिट प्लस के नॉन क्रेडिट। यानी कि इसके थ्रू आप कोई उत्पादन समिति का भी गठन कर सकते हैं, कंज्यूमर सोसाइटी का भी गठन कर सकते हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी गठन कर सकते हैं। इसके तहत ज्यादा आपको स्वतंत्रता मिल जाती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912, इसमें क्या लिखा गया है भाई, इस एक्ट के अनुसार 1904 के एक्ट के अंदर कुछ सुधार किए गए और इसके साथ में लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता दी गई। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मैकलेगन समिति, मैकलेगन समिति का गठन कब हुआ था। तो आपके पास पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 1914 में। किसमें होगा भाई, 1914 में। 1914 के अंदर इसका गठन हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, 1915 में पेश की थी। अब इस कमेटी का गठन क्यों किया गया था दोस्तों, जैसा कि सबसे पहला जो अधिनियम है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो क्या है भाई, 1904 है, उसके अंदर कुछ खमियां थी तो 1912 का एक्ट बनाया गया। अब 1912 का एक्ट सही तरीके से क्या लोगों की आर्थिक मदद हो रही है, या फिर लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे, अगर नहीं ले रहे तो उसके क्या कारण है, तो उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। क्या था, मैकलेगन समिति। मैकलेगन समिति की इसने क्या अनुशंसा की थी, अनुशंसा ये की थी कि लोगों की भागीदारी कम है, लोग इसमें ज्यादा भाग नहीं ले रहे हैं, इसलिए सरकार को कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या देना चाहिए भाई, लोन देना चाहिए, लोन देना चाहिए। ये किसने अनुशंसा की थी, मैकलेगन समिति ने। लेकिन ये समिति लागू नहीं हो पाई भाई। क्यों, क्योंकि ये पीरियड ऐसा था कि 1915 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 से लेकर 1918, तो ये जो इसकी जो अनुशंसा थी, जो रिकमेंडेशन थी, वो लागू नहीं हो पाई। क्यों, क्योंकि पूरा देश किस में बिजी था भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चपेट में था, इसलिए इसको लागू नहीं किया गया भाई। ठीक है भाई, आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 1904, 1912, मैकलेगन समिति 1915। इसके बाद चलिए भाई 1919, इससे तो आप भली बात ही परिचित हैं कि
मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं भाई मोंटेगू चेम्सफोर्ड और मेजर सुधार। ठीक है भाई, तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुए थे भाई? तो 1919 के अंदर, 1919 के अंदर इन्होंने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ बताया था। क्या बताया भाई इन्होंने कहा कि जो ये मुद्दा है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, ये राज्यों को दे दिया जाए। यानी कि उस टाइम पर राज्य तो होते नहीं थे, क्या वर्ड बोलते थे हम? क्षेत्र बोलते थे, प्रोविंस बोलते थे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोविंस का मुद्दा बना दिया जाए, यानी कि हर प्रोविंस अपना अलग अलग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाए और उसी के तरीके से वो कार्य करे। तो इसका जो मेन क्या था, मोंटेगू चेम्सफोर्ड का क्या था, मेन क्या था? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बन गया था? प्रोविंस सब्जेक्ट बन गया था। क्या बन गया था भाई? प्रोविंस सब्जेक्ट। अगर आपके पास पेपर में यह पूछा जाए कि वह कौन सा सुधार है जिसके अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोविंस का मुद्दा बना दिया गया, प्रोविंस का विषय बना दिया गया, यानी कि क्षेत्रों का विषय बना दिया गया, तो वो कौन सा हो जाएगा? मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। और कब है भाई? 1919 के अंदर भाई। ठीक है भाई, इन्होंने कहा कि हर राज्य अपना अलग से एक एक्ट बनाए और उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करे। ठीक है भाई, तो ये था 1919 के अंतर्गत। 1 बाय 1 2011 तक पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लास्ट तक जरूर बने रहें। साथ में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ में अगर आप हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के कॉमन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ कॉमन सिलेबस भी होगा, तो उसकी कंप्लीट क्लासेज हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। नीचे एक पट्टी चल रही होगी जो कि उनके नोट्स के बारे में भी बताती है। कंप्लीट नोट्स तैयार किए गए हैं ताकि आप 2 से 3 घंटे के अंदर स्पेशल सब्जेक्ट को कवर कर सकें। इसके नोट्स भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद भाई जैसे कि ये सुधार लागू हो गए, सुधार होते गए कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। अब आता है भाई 1929 का साल। 1929 का साल दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, आर्थिक मंदी आ जाती है देश में आर्थिक मंदी आ जाती है। लोगों के जो फसल के दाम है वो गिर जाते हैं और जो लोगों ने लोन लिया है सोसाइटी से उस लोन को नहीं चुका पाते, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सब्जेक्ट है वो एक तरीके से बर्बाद हो गया और कोऑपरेटिव सोसाइटी देश में काम करना बंद कर दी भाई। लोगों ने लोन लेना छोड़ दिया और कोऑपरेटिव, क्योंकि उनके पास पैसे थे ही नहीं, सब फसल के दाम गिर गए और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरीके से बिल्कुल फेल हो गई। यानी कि 1904 से लेकर 25 साल की मेहनत पानी में चली गई भाई यहाँ पे आके 1929 में। अब आता है भाई इस तरीके से फिर बहुत ज्यादा सरकार के द्वारा और भी स्टेप लिए गए और फिर अलग तरीके से भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी का दोबारा से पुनर्निर्माण किया जाए, दोबारा से सहकारिता आंदोलन देश में चलाया जाए। इसके लिए सरकार ने बहुत ज्यादा कमेटियां बनाई, हर राज्य ने अपनी अपनी अलग अलग कमेटी बनाई। ठीक है भाई, अब किस राज्य का जो अधिनियम है वो ज्यादा सक्सेसफुल रहा, अगर किसी का अच्छा अधिनियम बनाया है तो उसके थ्रू ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है कोई स्टेट, अगर किसी प्रदेश की कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छे तरीके से कार्य कर रही है और वो बहुत ज्यादा चरम सीमा के ऊपर पहुंच जाती है तो फिर क्या करेगी? वो दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश करेगी भाई, दूसरे स्टेट में भी अपना कारोबार बढ़ाएगी। तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए भाई। देखिए 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और क्या हो जाता है कि खाने की चीजों की, यानी कि जो प्रोडक्शन है, जो भी फसलों के दाम दोबारा से बढ़ जाते हैं, लोगों के पास पैसा आ जाता है और पैसा आने के बाद क्या होता है, लोग दोबारा से लोन देना स्टार्ट कर लेते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी का दोबारा से निर्माण करते हैं और सरकार भी इनकी बहुत ज्यादा मदद इस टाइम पे करती है। इसलिए दोबारा से इनका क्या किया जाता है? पुनर्निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? पुनर्निर्माण किया जाता है। और एक सबसे बढ़िया 1942 में आ जाओ भाई, मल्टी स्टेट लिखना है भाई यहाँ पे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1942। अगर कोई पूछे कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट सबसे पहले किस वर्ष में आया,
देखिए एक तो सोसाइटी एक्ट है वो 1904 में आया है। अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट सबसे पहले कब लागू किया गया था? 1942 में। अब इसकी जरूरत क्यों हुई ये आप लोगों के साथ अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने बताया कि हर राज्य का एक अलग से क्या हो गया, अधिनियम लागू हो गया। अब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्यादा प्रोग्रेस करने लगी तो वो क्या हुआ, अपने प्रोविंस से बाहर जाने की कोशिश करती हैं, दूसरे प्रोविंस के अंदर भी व्यापार करना चाहती हैं, अपनी सोसाइटी को बढ़ाना चाहती हैं। इसके लिए क्या हुआ कि सबसे पहले अगर एक से ज्यादा स्टेट हैं तो ये जो सहकारी समिति अधिनियम किस प्रकार लागू होगा, ये सबसे पहले किसके अंदर डिफाइन किया गया? 1942 के एक्ट में डिफाइन किया गया। इसमें बताया गया कि जो कि रजिस्ट्रार होता है, एक स्टेट में क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे, रजिस्ट्रार होता है तो वो अपने स्टेट के ही कानून, मान लिया कि 2 स्टेट ले लेते हैं, एक पंजाब ले लेते हैं, एक हरियाणा ले लेते हैं, ठीक है भाई। हरियाणा की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पंजाब में कार्य करना चाहती है तो किस प्रकार करेगी भाई, क्योंकि उस स्टेट का तो अलग से अधिनियम है और अपना अलग अधिनियम है। तो इसलिए क्या होता था कि जो हरियाणा का जो रजिस्ट्रार होता था वो क्या करता था, वो पंजाब के कोऑपरेटिव अधिनियम को लगाता था वहां पे, और हरियाणा में कार्य कर रही है तो हरियाणा को लगाता था। इसलिए एक सोसाइटी के लिए 2 कानून लागू हो जाते थे। इसलिए सोसाइटी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, प्रोग्रेस नहीं होती थी। इसलिए केंद्र सरकार ने क्या किया कि जो ब्रिटिश सरकार था उन्होंने कहा कि हम एक कॉमन उनके लिए कानून बनाएंगे, कॉमन कानून बनाएंगे। 1942 में पहली बार इसकी शुरुआत की गई। 1942 के एक्ट में अलग अलग कानून थे, कॉमन नहीं बना सके, इनको पता ही नहीं था स्टार्टिंग में हमें कॉमन बनाने हैं या नहीं, क्योंकि जो भी चीज स्टार्टिंग में होती है तो लोगों को आइडिया नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। कुछ वर्षों तक चलता है ये, उसके बाद ये भी अपने आप फेल हो जाता है धीरे धीरे। वैसे अगर सही रीजन बताएं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इस देश के अंदर बहुत बड़ा योगदान तो प्ले करती हैं, लेकिन अगर जितनी उनकी कैपेसिटी है उनसे बहुत कम करती हैं, क्योंकि सरकार का इंटरफेरेंस हर जगह रहता है, इसलिए ये कार्य नहीं कर पाती भाई। अब आगे की तरफ बढ़े भाई। अब ये 1942 का हो गया, और इस तरीके से हम आज़ादी से पहले जितने भी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट हुए थे, आज़ादी से पहले जितने भी कोऑपरेटिव मूवमेंट हुए थे उन सबको डिस्कस कर चुके हैं। एक कोऑपरेटिव और होगा भी हमारा, डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। हो गए भैया। आजादी से पहले जितने भी थे वो क्या हुआ, 1904 का हुआ, उसके बाद 1912 का हुआ, उसके बाद 1915 में मैकलेगन कमेटी बनाई गई, 1919 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार किए गए जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक प्रोविंस का मुद्दा बना दिया गया। उसके बाद में 1929 में आर्थिक मंदी आ जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बर्बाद हो जाती हैं। 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, एक से ज्यादा स्टेट के लिए कानून बनाने के लिए सरकार के पास जिम्मेदारी आई, और 1942 में पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास किया गया। इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आज़ादी के बाद जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट है, या फिर जिसको हम बोलते हैं सहकारिता आंदोलन, में किस प्रकार बदलाव हुए, कौन कौन सी कमेटी का गठन किया गया, और भारत सरकार ने, जैसे कि अब भारत आज़ाद हो गया तो आज़ाद हुआ तो पूरी स्वतंत्रता हो गई, अब भारत सरकार ने क्या क्या उसके लिए कदम उठाए भाई। देखिए भाई, जैसे ही हमें आज़ादी मिलती है हमने क्या किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को 5 वर्षीय योजना का हिस्सा बना दिया भाई। जैसे कि हमने कहा कि 5 ईयर प्लान है, 5 वर्षीय योजना है, पहली 5 वर्षीय योजना है, दूसरी 5 वर्षीय योजना है। किसी 5 वर्षीय योजना के अंदर हमें उद्योगों को बढ़ावा देना है, और किसी के अंदर हमें खेती को बढ़ावा देना है, कहीं पर हमें मिक्स्ड इकोनॉमी चाहिए भाई, कहीं पे हमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है। हर जो 5 वर्षीय योजना है उसके अंदर एक पॉइंट को फोकस किया जाता है। उसी प्रकार आज़ादी के बाद जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो आंदोलन है, जो मोमेंट है, वो किसका हिस्सा बन गए भाई, वो 5 ईयर प्लान यानी कि 5 वर्षीय योजना का हिस्सा बन गया भाई। इसी दिशा में अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया भाई, कौन सी थी, ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति, यानी कि रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। देखिए
जो स्टार्टिंग से है, हमारा एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर अगर हम अच्छे से कार्य करते हैं, बिल्कुल लो लेवल के ऊपर काम करते हैं, तो हमारे देश का विकास हो सकता है। अगर हम देखेंगे ऊपर से विकास करेंगे तो विकास संभव नहीं है। गांधी जी भी यही कहते थे कि जो गांव से, जो पूरा जो भारत का जो विकास है वो कहाँ से हो सकता है, गांव से हो सकता है। कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देते थे। उसी प्रकार जैसे ही देश आज़ाद होता है तो सबसे पहले क्या हुआ कि ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति बनाई गई। इस समिति ने जो अनुशंसा की कि जो ग्रामीणों को एक तो ऋण देना चाहिए भाई, जितनी भी जो सोसाइटी हैं उनको भाई ऋण देना चाहिए। उनके पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो पैसे की आती है, तो इनको भाई सोसाइटी को पैसा देना चाहिए। और इसने रिकमेंडेशन दी भाई, इस कमेटी ने अनुशंसा की कि आज़ादी के बाद अलग अलग इकोनॉमिक सोसाइटी के विकास के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये तो भाई स्टार्टिंग से मोटिव है। और खासकर खेती को बढ़ावा देना चाहिए भाई, खेती को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को, छोटे छोटे किसानों को जिनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनको लोन देना चाहिए ताकि वो बीज खरीद सकें। इसके साथ में अपने कुछ वो ट्रैक्टर खरीद सकें और फिर अपने अच्छे तरीके से अपनी फसल को जोत सके। उस टाइम पे ट्रैक्टर होते नहीं थे वैसे, ठीक है, यानी कि जो भी जरूरी सामान है उसको खरीद सके। इस सोसाइटी ने ये रिकमेंडेशन दी भाई, ठीक है। अब पेपर में पूछा जाएगा, पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा रिकमेंडेशन क्या दी, पेपर में पूछा जाएगा कि ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति कब आई भाई। तो आपको क्या बताना है, 1954 भाई। इसके बाद चलते हैं भाई 1958 में। इसके बाद डिस्कस करते हैं 1958 में। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि इसका जो अगर इंग्लिश में देखा जाए तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वैसे ये बना तो पहले से हुआ है, लेकिन इसने क्या हुआ कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने अनुशंसा की कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए, राष्ट्रीय नीति, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन दी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की थी। लेकिन उस टाइम पे तो ये नेशनल पॉलिसी नहीं बना सके, कब, 1958 में। लेकिन जब वाजपेयी की सरकार थी, 2002 की जब हम बात करें तो 2002 में सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। पहली बार राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई, तो आपको क्या बताना है, 2002 में। आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल मजाक में मत लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके स्पेशल सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा आपके बनते हैं। तो 2002 में सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। और सबसे पहले जो राष्ट्रीय नीति की जो सिफारिश किसने की थी, तो आपको किसको बताना है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने। कब की थी, 1958 में की थी। इसके साथ में और देख लेते हैं भाई, क्या इसने अनुशंसा की कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी होनी चाहिए और इसके साथ लोगों को तकनीकी सलाह मिलनी चाहिए भाई। अब आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, आपको तकनीकी मतलब टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं, तो फिर आपका उसका विकास किस प्रकार करेंगे। इसलिए सरकार ऐसा इंतजाम करे कि लोगों को तकनीकी सलाह दी जाए, कम ऋण के ऊपर उनको ब्याज दिया जाए और आर्थिक मदद तो ये हो गई, और सामाजिक भी उनको बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि सरकार को कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, किसी भी तरीके से, ठीक है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी गठन होना चाहिए, ठीक है भाई। ये तो क्लियर है भाई, यहां तक राष्ट्रीय विकास परिषद हम यहां तक डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके बाद एक नाबार्ड है। नाबार्ड वर्ड सुना होगा भाई, बैंक है। कब बनाया था, एक पेपर में पूछा गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, नाबार्ड बैंक कब बनाया गया था, तो 1982 में। तो कोई पूछे कि नाबार्ड, क्योंकि ये एग्रीकल्चर की जितनी भी शाखाएं हैं उनको क्या करता है भाई, लोन देता है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 के अंदर भाई, 1982 के अंदर। देखिए अब यहां से 1958 के बाद 1982 में नाबार्ड की स्थापना हो जाती है। और एक जो पॉइंट जो हर सोसाइटी, हर रिकमेंडेशन में आता है कि लोन देना चाहिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अब नाबार्ड क्या करने लग गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन देने लग गया भाई।
तो इससे क्या हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसा आया और उन्होंने अपने एक साथ में मिलकर कार्य किया, एक दूसरे की आर्थिक मदद की और इस तरीके से एक विकास की योजना स्टार्ट हो गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी से बेरोजगारी भी कम होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोगों को रोजगार मिलता है। बेरोजगारी वही तो हो गया कि लोगों को रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। इसके साथ में और क्या है भाई, गरीबी कम होती है या नहीं होती है, आपस में मिलकर कार्य करते हैं, किसी एक व्यक्ति के पास कम पैसे एक के पास ज्यादा है, दोनों मिलकर एक साथ पैसा लगाते हैं तो फिर क्या है कि दोनों को लाभ होता है, तो दोनों के अंदर इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक गरीबी भी इससे कम हो सकती है। अब आज के टाइम अगर देखा जाए, सरकार के पास एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ही एक ऐसा मुद्दा है जिसके तहत ये क्या कर सकते हैं, गरीबी को कम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा रीजन सरकार के पास नहीं है भाई। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ बढ़े भाई। अब आ जाओ भाई 1942 में। 1942 में हमने बताया था कि आपके पास है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, बहु राज्य सहकारी समिति एक्ट यानी कि अधिनियम 1942 में कहा गया कि जब एक समिति ज्यादा, एक जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ज्यादा प्रोग्रेस करने लग जाए, जब वो एक स्टेट से बाहर जाने की कोशिश करे तो फिर क्या होगा, फिर अलग अलग उसके ऊपर कानून लगेंगे। लेकिन 1942 का एक्ट इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसके अंदर अलग अलग कानून थे, अलग अलग कानून थे, हर राज्य का अलग कानून था, एक सोसाइटी के ऊपर 2 कानून लगते थे। अब 1984 में इसमें सुधार किया गया भाई। 1984 में दोबारा उसके अंदर थोड़े बहुत बदलाव किए गए और एक लेके आए बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984, जिसके अंदर क्या हो गया कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अगर वो बहु राज्य, एक राज्य से ज्यादा में फैली हुई है तो केवल उसके ऊपर एक ही कानून लगेगा भाई। क्या लगेगा, एक ही कानून लगेगा। और वो कौन सा कानून लगेगा, बहु राज्य सहकारी समिति या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। क्या लिखेंगे भाई, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984। याद रखना है कितने सोसाइटी, मल्टी स्टेट के लिए कितने एक्ट आ चुके हैं, एक 1942 का और एक का कहां का है, एक 1984 का भाई। ठीक है, इसके बाद 2002 में सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति बनाई गई। अब राष्ट्रीय नीति के बारे में भी बता देते हैं क्या क्या घोषणाएं हुए, इससे ज्यादा हमें कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, इसके में घोषणा की गई कि एक तो नेशनल पॉलिसी में घोषणा हुई कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। बिल्कुल हर समिति की यही होता है कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, हमें उनका विकास करना है, क्षेत्रानुसार असंतुलन को कम करना है यानी कि गरीबी को कम करना है, कोई व्यक्ति ज्यादा अमीर ना हो, ज्यादा कोई गरीब ना हो, यानी कि सब व्यक्ति एक जैसे हों भाई। ठीक है, सहकारिता शिक्षा तकनीकी सलाह देनी चाहिए, मानव संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, शिक्षा का प्रसार करना चाहिए आपस में। तो ये क्या है, वैसे सही देखा जाए तो सभी समिति एक ही बात कहती है, तकनीकी सलाह दो और इनको ऋण दो भाई। अगर ये चीज सरकार के पास पूरी हो जाती है तो हमारा देश का किसान, युवा यानी कि सब अपने आप में मजबूत हो जाएंगे। लेकिन ये कहने के लिए बहुत ही आसान है और करने के लिए बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो हमने ये किया। इसके बाद भाई, इसके बाद चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, आप देख लेते हैं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है भाई, इसके बाद भाई हमारा एक और रहता है भाई। एक क्या रहता है, जैसे ये 1984 है। अब आज के टाइम देखा जाए, अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करते हैं आज के टाइम में, तो आपके ऊपर अगर आपकी सोसाइटी एक स्टेट में है, अगर मान लिया कि हरियाणा में है, तो कहां पर जाएंगे, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस में जाएंगे, कहेंगे कि हमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है, आप हमारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो वहां का जो भी एक व्यक्ति है जो पूरे काम करेगा और बाद में रजिस्ट्रार के बाद उसको भेज दिया जाएगा भाई। ठीक है, तो ये तो एक स्टेट की बात हुई। आज के टाइम अगर हम कहें कि हमें एक राज्य से ज्यादा राज्य के अंदर भाई विकास करना है, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले से चल रही है, दूसरे राज्य में भी हमें कुछ शाखाएं अपनी खोलनी है, तो 2 राज्य हो गए भाई। अब देखिए मल्टी स्टेट के लिए एक तो 1942 का है, एक 1984 का है, लेकिन आज के टाइम लागू है वो एक तीसरा और आ गया भाई, कुछ सुधार के साथ है। तीसरा कौन सा हो जाएगा, मल्टी स्टेट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज 2002।
आज के टाइम जो लागू है वो है 2002 का एक्ट। कब का लागू है भाई? 2002 का एक्ट लागू है। 2002 का एक्ट आज के टाइम एक से ज्यादा राज्य में भाई, एक से ज्यादा राज्य में। आज के टाइम अगर हरियाणा के अंदर अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं तो आपके ऊपर अकेले हरियाणा के अंदर अगर आप बात करेंगे तो आपके ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा? हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। कौन सा लगेगा? 1984। हरियाणा का अपना खुद का एक एक्ट है, हर राज्य का खुद का एक एक्ट है। कब का है भाई? हरियाणा का 1984 का। तो 1984 के एक्ट के तहत आपका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा और उसी को आपको फॉलो करना होगा। समझ गए भाई? हरियाणा के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी है तो 1984 के तहत आपको उसके पालन करना होगा और उसी के नियम लगेंगे। अगर एक से ज्यादा राज्य में है तो कौन सा लगेगा? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, बहु राज्य सहकारी समितियां 2002 के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसी प्रकार आपको उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा भाई। ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर किसी स्टेट का अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट नहीं है तो वो उसके ऊपर क्या लागू होगा? तो उसके ऊपर लागू होगा, अगर किसी स्टेट ने इसको पारित ही नहीं किया तो उसके ऊपर लगेगा केंद्र सरकार का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 भाई। ठीक है भाई। ये कोऑपरेटिव मूवमेंट थे सबसे पहले इंग्लैंड में, भारत के अंदर सबसे पहले कर्नाटक में। अधिनियम सबसे पहले 1904 में, 12 में, 15 में कमेटी, 19 में सुधार, 29 में आर्थिक मंदी, 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 42 में फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव आई, 1954 में एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनाई गई, 58 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसकी रिकमेंडेशन दी। इसके बाद में 82 के अंदर नाबार्ड आया, 84 के अंदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट दोबारा से आ गया, 2002 में नेशनल पॉलिसी बनाई गई और 1984 में हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हो गया और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में आया भाई। इसी प्रकार कंप्लीट कार्य हुए हैं भाई। अब ये हमारे कंप्लीट होते हैं, इसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई? आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई और इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि जितनी भी तैयारी है वो आपकी लगातार चलती रहे। अब बात करते हैं कि अब हम 2011 में पहुंच गए भाई। कहां पर पहुंच गए हम 2011 में? तो 2011 में केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक विधेयक पारित किया जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या कर दिया? संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था भाई। पहले क्या था? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि जो मुख्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं होते भाई, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो कि आपके 36 से लेकर 51 तक हैं, जहां तक है आपके संविधान के अंदर, तो वहां पर थे। लेकिन अब इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो कब दिया गया भाई? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। 2011 के अंदर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब इसके अंदर क्या है? अमेंडमेंट के अंदर इसको आर्टिकल 243 हुई, 243 को आगे बढ़ाया गया है। 243 से 243 ओ तक जो बात हुई है वो पंचायत की बात हुई है। पी से लेकर फिर जड तक के कुछ पार्ट तक नगर पालिका की बात हुई है और उसके बाद में बनाया गया है किसको भाई? कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संशोधन अधिनियम के अंदर संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हरियाणा के अंदर चलेंगे कि हरियाणा में किस प्रकार अधिनियम लागू है और हम किस प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों इसी उत्साह और उमंग के साथ अगर आप लास्ट तक जुड़े हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये बताएं कि वीडियो कैसी लगी और इसके साथ में वीडियो के नोट्स चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे ही आपके नोट्स तैयार होते हैं आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप एक बार हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया हुआ है इसके ऊपर मैसेज छोड़ दें, आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा और जैसे ही नोट्स तैयार होते हैं आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें भाई, ताकि अगर आप शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा
और हम भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।